रिकॉर्ड कहाँ से करते हैं सर? ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम ना सर लैपटॉप में आता है ऑप्शन सर इसका। मोबाइल में नहीं आ पाता सर इसका। लैपटॉप से हाँ, आप वही सोच चलाएंगे। रहा था सर मैं। हाँ हाँ, लैपटॉप से चलाएंगे ना हम्म। सर वो तब दिखता है। अच्छा। और अच्छा। चलिए सर अब देखते हैं। तो समीकरण, अब भली भांति परिचित हो, मैं पहला एक और पीरियड ले चुका हूँ, इसलिए उस टॉपिक पर उस बिंदुओं को मैं और रिपीट नहीं करूंगा। इसमें जो समीकरण ऑलरेडी आ ही जाता है, शाब्दिक प्रश्न में समीकरण बीच में आएगा ही, वो स्टेप उसको हल करेंगे। तो देखिए समीकरण में एक पहचान ये है कि बराबर का चिन्ह रहता है और बाईं और दाईं ओर अब दो साइड हो जाता है जब बराबर बीच में लग गया तो उसमें एक बीजी कथन रहता है, मतलब कुल मिला कहा जाए कि चर का प्रयोग करते हैं, चर का भी वहां पर प्रयोग करते हैं, तब वो एक बीजी कथन बन जाता है। जैसे एक्स वाई जेड है या कोई भी है, इस प्रकार से चर का प्रयोग करते हैं। अब आप देखते हैं जब भी समीकरण की बात आती है, समीकरण हल करना, और हल करना मतलब सीधा एक ही लक्ष्य रह जाता है, जो भी चर है उसका मान ज्ञात करना। और ये शाब्दिक प्रश्न में भी वही रहता है, जो चर माने हैं उसका मान निकालते हैं। मतलब एकदम ज्यादा कठिन नहीं है, वही स्टेप है, समीकरण के बनते तक रहता है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। और कुछ जो है पुराने जो फार्मूला है वो भी यहाँ पर रिपीट हो जाता है। जैसे आयात के बारे में आया तो आयात की परिमाप हमको पता रहना चाहिए कि परिमाप कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। आयु संबंधी कुछ प्रश्न मैं पिछले पीरियड में बताया था, दो ठने प्रश्न ऐसा था जो आयु संबंधी था, तो उससे और आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न, दो अंक की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं आपको 8वीं में तो मिलेगा ही, आप 9वीं 10वीं में भी जाएंगे तो तब भी वहां मिलेगा। भले यहाँ एक चर का प्रयोग हो रहा है तो वहां दो चर का प्रयोग होगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न दो अंक की संख्या वाला प्रश्न मिलता है। और उसकी प्रारंभिक जो नियम है वही है, दो अंक की संख्या को हम कैसे लिखें। आप देखिए, जैसे दो अंक हम संख्या बोल दिए, है ना, जैसे उसका एक अंक 3 है, एक अंक 5 है। अब उसको हम जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा 3 धन 5 करेंगे तो वो 35 नहीं लिखाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। और हम सीधे सीधे ऐसे दोनों अंक की संख्या को ऐसे गुना भी नहीं कर सकते, गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कैसे लिखें इस इकाई और दहाई को कि हम बता सकें, ये महत्वपूर्ण रखता है। दो अंक की संख्या को लिखना है तो उसको क्या पद्धति है, कैसे उसको लिखें। तो उसके लिखने का तरीका यह है, 10 में दहाई के अंक को गुणा करते हैं, 10 में दहाई के अंक को गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ते हैं। अब देख लीजिए इस 35 को जैसे लिखेंगे, हमको पता है दहाई जो है 3 है, तो 3 से गुणा कर दिए और उसमें 5 को जोड़ दिए, तो 10 या 30। पहले ब्रैकेट गुणा भाग वाला पद्धति आप देखे हैं, बदमाश वाला, जिसमें हम पहले गुणा करते हैं तो 10 या 30 होगा, और 30 और धन 5 कितना हो जाएगा, 35। तो उसका नियम यह है, जब दो अंक की हमको संख्या बनाना है तो इकाई और दहाई तो मानेंगे ही क्योंकि दिया नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि हम दहाई के जो अंक माने हैं उसमें 10 का गुना करते हैं और उसमें इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, तब वो हमारा एक दो अंक की संख्या बन जाता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हमारे पास चर रहता है और चर को हम इसी प्रकार से दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो देखिए यहां पर प्रश्न देखिए ध्यान पूर्वक, दो अंक की संख्या। अब एक फार्मूला था हमको ये आ गया, दो अंक की संख्या बनाना है मतलब दहाई को 10 से गुना करना है और इकाई को जोड़ना है। अब देखिए आगे, इकाई के अंक का 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, किसका मान कम है ना। सुविधा की दृष्टि से दोनों तरीका से बना सकते हैं, किसी को भी एक से मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान जो तरीका ये है, ये देखिए किसका मान कम है, इकाई का मान कम है कि दहाई का मान कम है, ये समझना होता है। सारे प्रश्न में इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं यहां पर, चाहे वो अंश हर की बात रहे, चाहे लंबाई चौड़ाई की बात रहे, जितने भी प्रश्न हैं सभी में इसी प्रकार से हम बनाते हैं कि किसका मान कम है। जो राशि दिया है या आयु में दो जने का आयु दिया है तो किसका आयु कम है, तो जो कम रहता है उसको हम एक चर मान लेते हैं। और क्या एक ही चर हम ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक से ही मान लेते हैं, है ना, वाई मानने के बजाय ज्यादा अच्छा है एक से ही मान लो। तो यहां पर देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। अब
दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। कौन सा 3 गुना है? दहाई का अंक 3 गुना है। किसके 3 गुना है? इकाई का अंक का। तो कम कौन सा होगा? इकाई का अंक कम होगा, है ना। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो छोटा कौन सा होगा? इकाई कम हुआ, है ना। तो जो इकाई कम है, तो जो कम रहता है, दहाई कम रहता है तो दहाई को x मानते, और इकाई कम है तो इकाई को x मानेंगे। तो पहला इसका इस प्रकार के प्रश्नों को जब बनाते हैं तो पहला यहां पर मानना पड़ता है, माना कि इकाई का अंक बराबर x, ऐसा भी लिख सकते हैं, x है भी लिख सकते हैं, या बराबर x ऐसा भी लिख दीजिए, है ना। तो इकाई का अंक x है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक जो है वो छोटी है, कम है। यहां पर अगर यहीं पर ऐसा लिख देता है कि इकाई का अंक दहाई का 3 गुना है, तब हम दहाई को x मानते, है ना। छोटी कौन सी है ये देखना पड़ता है, कुछ कुछ इसमें रूल्स है। अब बताइए, जब इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा? इसका 3 गुना, है ना। 3 जोड़ना नहीं है, 3 अधिक है ऐसा बोलते तो हम 3 को जोड़ देते एक समय। यहां पर लिखा होता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 अधिक है, अधिक है मतलब जोड़ देते, 3 कम है घटा देते। लेकिन 3 गुना है और 3 से गुना है, मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुना x। इकाई का अंक क्या है? x है, इसका 3 गुना, तो 3 गुना x बराबर 3x। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए दहाई का अंक या एवं दहाई का अंक, एवं करके भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से, एवं दहाई का अंक बराबर 3 गुना x और बराबर 3x, है ना। 3 गुना x बराबर 3x। अब हमको दोनों पता चल गया, दहाई का अंक 3x है, ये माने हैं अभी एक्चुअल मान पता नहीं है ना, माने हैं। उसके हिसाब से दहाई का अंक क्या है? 3x, और इकाई का अंक क्या है? x। तो वह संख्या क्या होगी? मूल संख्या, है ना। मूल संख्या क्या होगी? तो या इसके लिए फार्मूला है मूल संख्या, है ना। मूल संख्या इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बार अंक को आपस में बदल दिया है, वो नया संख्या बन जाएगा, नवीन संख्या बन जाएगा, एक बार बदला गया है ना। तो मूल संख्या कहने का मतलब है पहले वाला वो 2 अंक वाला संख्या, पहले वाला जो स्टार्ट में था, जिसको बाद में बदल दिया गया। तो मूल संख्या बराबर 10 गुना दहाई का अंक, सीधे मैं दहाई लिख देता हूं, दहाई धन इकाई, इकाई का अंक यहां जगह लिख देता हूं, 10 गुना दहाई धन इकाई का अंक। ये फार्मूला है, ये ध्यान दें। कोई भी मतलब संख्या का मान निकालना है 2 अंकों वाली संख्या का, तब की स्थिति में तो 10 में हम कितने का गुना करेंगे? दहाई क्या है? 3x है। इकाई क्या है? x है। नियम यह है पहले गुना कीजिए तब जोड़ घटाव कीजिए। 10 गुना 3x हम इसके पहले देख चुके हैं, गुणांक का गुना गुणांक से होगा, 10 या 30 और x को जो से उतार देंगे, और धन x। अब दोनों धनात्मक है और दोनों धनात्मक है तो क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। 30x में x मतलब क्या हो गया? 1x, है ना। 1x को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 31x। ये हो गया मूल संख्या, हम चर माने उसके आधार पे। अब देखिए कंडीशन, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंक को उलट देते हैं, मतलब इकाई दहाई बन गया और दहाई इकाई बन गया, अंक को बदल दीजिए आपस में, है ना। अंकों को बदलने पर, है ना, अंकों को बदलने पर या परिवर्तन करने पर या उलट देने पर, तो एक बार यहां पर जरूर लिखेंगे, इकाई क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी यहां देखिए ना, इकाई क्या था? x, इकाई x माने हैं, दहाई को 3x। अब परिवर्तन कर दीजिए, है ना, इकाई को हम 3x कर देते हैं और दहाई x कर देते हैं। अंक को बदल दिए तो नवीन संख्या, है ना, नया संख्या क्या होगा? नवीन संख्या क्या होगा? ये फार्मूला को मैं डबल नहीं लिखता, 10 गुना दहाई का अंक। अब देखिए दहाई x हो गया है, ध्यान दीजिए, हम परिवर्तन किए अंकों को तो दहाई क्या हो गया? x। तो ये देख लिए, पहले मूल संख्या देखिए, कंडीशन दिया है प्रश्न में, अंकों को उलट दिया जाए, मतलब जहां जो इकाई है उसको दहाई बना दो, दहाई है उसको इकाई बना दो।
तो नया संख्या क्या होगा, फार्मूला हमारा ये है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने का, 10 गुना दहाई का अंक, है ना, दहाई अभी 100 है, ध्यान दीजिए, है ना, पुरानी ये मत सोचिए कि इकाई को कैसे गुना कर दिए, अब बदल दिया है, बदलने की बाद की कंडीशन, है ना, 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक, और इकाई है 3x। इसी लाइन में जोड़ देता हूं जगह की समस्या के देखते हुए। 10x, पहले गुना को कर लीजिए, 10x धन 3x। अब बताइए दोनों धनात्मक है, जुड़ेगा 13x हो जाएगा, 10 और 3 13, x वर्ग नहीं होगा ना, ध्यान दीजिए, जब हम गुणा करते हैं बीजी पद को तब घात जुड़ता है चर का, है ना, जोड़ने या घटाने पर चर का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों त्यों लिखते हैं उसको, कभी चेंजेस नहीं करते, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर। तो नवीन संख्या आ गया 13x और मूल संख्या हो गया 31x। अब देखिए अगला कंडीशन, नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, एक तरफ लिख लीजिए मूल संख्या, एक तरफ लिख लीजिए ऐसे दूर में से बराबर करके, एक तरफ लिख दीजिए नवीन संख्या, है ना, इसको रफ में भी करके बाद में उतार सकते हैं। तो देखिए कंडीशन समझने की कोशिश करना है यहां पर, नई संख्या कौन सी है, 13x, है ना, मूल संख्या कौन सी है, 31x से 36 कम हो जाती है, कौन सी कम हुई है, नई संख्या, कौन सी कम हुई है, नई संख्या 36 का कम हो गया है, ये वाला जो 13x है इसमें 36 कम हो गया, उल्टा कर दिए तो तब क्या करेंगे, समीकरण को बराबर करना पड़ता है। ये क्या बता रहा है, बराबर का चिन्ह, है ना, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अब बता रहा है कि ये 13 ऑलरेडी कम है, नवीन संख्या जो है 36 कम है ना, नवीन संख्या क्या है 13x, 36 कम है मतलब 36 हम जोड़ देंगे, जो कम है उधर जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा समीकरण। देखिए फिर से समझेंगे, यहां पर अंकों को उलट देने पर नई संख्या मतलब 13x मूल संख्या 31x से 36 कम हो जाती है, कौन सी कम हो जाती है, नई संख्या कम हो जाती है, तो जो कम हो जाती है उधर जोड़ दो, तभी तो तराजू का पलड़ा जो है बराबर होगा, है ना, इसका पलड़ा ज्यादा हो गया था। अब जब 36 जोड़ देंगे ना तो अब समीकरण बन गया बराबर, समीकरण मतलब बैलेंस बराबर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, समीकरण बन गया है तो 31x। अब समीकरण के नियमानुसार आप देखे हैं, समीकरण के स्टेप में आ जाइए जो पहले हम कर चुके हैं। ये देखिए 31x है और ये 13x है, तो x वाले को एक साइड में ले आते हैं, ज्यादातर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने की आदत बना चुके हैं, राइट में ले जाओ चाहे लेफ्ट में ले जाओ, एक साइड में कर लो, है ना। तो 13x को हम 31x के साइड में ला रहे हैं क्योंकि x वाला है ये, और जो x वाला नहीं है वो उसको दूसरे साइड में रख लीजिए, है ना, अपने अपने उसी को सजाती कहते हैं, सजाती देख लीजिए। तो 13x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो किसको परिवर्तन कर रहे हैं, पक्षांतर किसका कर रहे हैं, 13x। तो 13x तो धनात्मक है तो इधर आके हो जाएगा ऋणात्मक, और यहाँ पर 36 है। देखिए 13x को 31x के साइड में लाए, धन चिन्ह है 13x का, धनात्मक है, वो ऋणात्मक हो गया, है ना। अब क्या होगा, 31x और 13x अलग अलग चिन्ह है, देखिए ये धन है ये ऋण है, अलग अलग है तो घटा दीजिए, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिखिए, है ना। घटाएंगे 31 में हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। घटा के देख लीजिए तो 18 आता है ना, 11 में 3 8 हो गया, फिर 2 में 1, है ना, 18 हो गया, 18 और x। अब देखिए चिन्ह की बात आती है कि कौन सा चिन्ह लिखें, तो देखिए 13 का चिन्ह ऋण है, 31 का धन है, कौन सी बड़ी है, 31 बड़ी है, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर धन लिखने की जरूरत नहीं है, 18x लिख दिए, मतलब वो क्या है, धनात्मक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 18x बराबर क्या हो गया, 36, है ना। अब नियम यह है पक्षांतर का, अगर अवधारणा में जाएं तो दोनों पक्षों में 18 से भाग देंगे, तो 18 इधर से कट जाएगा और इधर 36/18 हो जाएगा। इसी को पक्षांतर भी कह देते हैं, है ना। 18 को उस साइड ले जाओ, ध्यान दीजिए जिस चर का हम मान ज्ञात करते हैं उसको लास्ट में सिर्फ एक मात्रा एक साइड में रख देते हैं और बाकी पक्षांतर करते जाते हैं, है ना। एक साइड में उसको रख देते हैं और बाकी का पक्षांतर कर देते हैं। तो x का मान निकालना है हमको, है ना। समीकरण की बात जब भी आती है तो चर का मान निकालते हैं, बस ये ध्यान रखना। कभी भी समीकरण शाब्दिक वाला प्रश्न रहे चाहे उस टाइप के न्यूमेरिकल दिया रहे, दोनों टाइप के जो प्रश्न हैं उसमें चर का मान निकालते हैं, जो भी चर है,
समीकरण में। अब देखिए 36 अपने पक्ष में है तो जो क्यों रहेगा 18 उधर चला जाएगा 36 के साइड में, तो यहाँ गुना है 18 गुना x है एक्चुअल में। तो जब गुना में रहता है तो उसका पक्षांतर जब करते हैं तो भाग हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हो साइड में पक्षांतर करने पर। तो 18 से हम 36 को भाग दिए तो 2 बार गया। कितने बार गया? 2 बार। अब 2 क्या है? इकाई का अंक है ना, मूल संख्या की बात हो रही है, संख्या पूछा है तो इकाई का अंक क्या है? x है, तो x का मान कितना है? 2। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं इकाई का अंक x बराबर 2, और इसलिए दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई के अंक का 3 गुना है। जब इकाई 2 है ना, इकाई 2 है तो 2 का 3 गुना क्या होगा? 2 तिया 6। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर इकाई का अंक 2 आया और दहाई का हम उसका 3 गुना किए तो 6 आया, तो संख्या क्या होगा? कई बार हम जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं? 26 लिख देंगे, है ना। तो देखिए दहाई पहले लिखा जाता है कि इकाई पहले लिखा जाता है? जब आप लिखते हैं, है ना, दहाई पहले आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2 ही बार तो गया ना, 2 तिया 6 तो 62 हो गया, है। तो 62 आ रहा है ना, तो यहाँ संख्या लिख देंगे सीधे सीधे, यहां पर भी लिख सकते हैं। तो संख्या क्या मिला हमको, है ना। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? दहाई 6 आया और इकाई क्या आया? 2, तो संख्या क्या होगी? 62 होगी, है ना, 62। ये इसका उत्तर होगा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, जब भी 2 अंक की संख्या की बात आती है तो दहाई के अंक में 10 का गुना करते हैं, धन इकाई का अंक लिखते हैं, तब इस पद्धति से बनाएंगे तब बनेगा, क्योंकि सीधे जोड़ेंगे तो अंक जुड़ जाता है, गुना करेंगे तो अंकों का गुना हो जाता है। और हम एक उदाहरण लेके बताए हैं कि दहाई का 2 अंक की संख्या बनाना है तो दहाई के अंक में कितना कर दो? 10 का गुना, उसके बाद इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। तो ये अंकों को बदलने पर वाला ऐसे 2 प्रश्न है 8वीं में, कुछ 8वीं का प्रश्न है और अगला जो प्रश्न है ये 7वीं का है और इसका 6वीं में भी है समावेश। तो पहले बार जो प्रश्न देखे थे उसको हम यहाँ पर नहीं किए हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, है ना, समय को ध्यान में रखते हुए। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। परिमाप तो आप लोग भली भांति जानते हैं उसकी अवधारणा, है ना। परिमाप जो है प्राथमिक में भी उसको अवधारणा को क्लियर कर दिए है ना। सिर्फ बाहर का माप, और बाहर का माप जो है वर्ग इकाई में नहीं रहता, है ना। क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है ना, इसको हम वर्ग के साथ लिखते हैं। लेकिन परिमाप जो है सिर्फ बाहर का माप है ओनली, है ना, इसलिए उसको वर्ग में नहीं लिखा जाता, है ना। ऐसे हम देख के पहचान सकते हैं। 7वीं में आप देखेंगे लास्ट वाला प्रश्न में थोड़ा गलत किए हैं। अंतिम वाला 7वीं क्लास के अगर कोई किसी के पास बुक हो तो आप देखना, वहां पर परिमाप के बारे में चर्चा किया है और मान को लिख दिया है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ऐसा कुछ लिखा है। तो प्रति वर्ग नहीं आएगा, वहां पर प्रति मीटर आएगा, 100 रुपये प्रति मीटर, क्योंकि वो परिमाप है, वर्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पर त्रुटि है लिखने में। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो किसी आयत की लंबाई, आयत के बारे में आप भली भांति जानते हैं, एक ऐसा डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया आयत, हो गया, है ना। आयत का जो पहचान है ये है कि मतलब सम्मुख भुजा तो बराबर है ही, और चारों कोण जो है वो 90 अंश का होता है ना। वर्ग को भी एक आयत कह सकते हैं हम, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं जो है वो क्या है? बराबर है। वर्ग भी एक आयत है ना, उसको भी हम आयत कह सकते हैं। चलिए इसमें हम देखिए कौन सा छोटी है, इसको देखते हैं। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है ना। लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, कौन सा ज्यादा है? लंबाई ज्यादा है। किससे? चौड़ाई से। तो जो कम है उसको मानिए, है ना, कम है उसको मानते हैं। तो किसको मानेंगे यहां पर? चौड़ाई को। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, और इकाई अगर दिया है सेंटीमीटर तो x सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना, x सेंटीमीटर, है ना। तो लंबाई कितनी होगी? देखिए यहां पर ये 3 गुना का अलग है, 3 से गुना कर दीजिए, है ना। बच्चे लोग ज्यादातर इसी में गलत करते हैं, 3 गुना और 3 अधिक को नहीं समझ पाते,
है ना। 3 गुना मतलब 3 गुना x हो गया, और अधिक मतलब जोड़ना, जो भी मान है उसमें हम जोड़ देते हैं 3 को। तो यहां पर देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई बोलता हूं, लंबाई क्या होगी। ज्यादातर हमारा आदत यह है लंबाई को पहले लिखने का, है ना। जल्दबाजी में हम लंबाई को एक समान देंगे तो उसको फिर घटाना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। चौड़ाई को लाने के लिए घटाना पड़ेगा, ये भी तरीका है। अगर लंबाई को एक समानते हैं तो, है ना, लंबाई को अगर एक समान है तो उसमें 3 कम करेंगे, घटाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा अच्छा है। छोटे वाले को मान लो घटाने के बजाय हम जोड़ने का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, है ना, चौड़ाई से 3 अधिक है तो लंबाई बराबर x धन 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसकी लंबाई। अब देख लीजिए ये लंबाई है x धन 3, ये वाला भी x धन 3, और इधर है x है, ये भी x है। अब परिमाप मतलब पूरी लंबाई और चौड़ाई को पूरे जोड़ देते हैं, x धन 3 धन x धन x धन 3 धन x। इसी का फार्मूला यह है 2 गुना लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना, ऐसे भी कर सकते हैं। लंबाई को जोड़ दो और चौड़ाई को जोड़ो, है ना, लंबाई को जोड़िए और चौड़ाई को जोड़िए और उसका 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, ये फार्मूला है। लेकिन फार्मूला अगर आप भूल गए तो पूरा जोड़ दो, जितने भी भुजा है बाहर, है ना, बंद आकृति रहेगा तभी परिमाप निकलेगा। तो सीधे सीधे लिख दीजिए परिमाप बराबर, निकाल लीजिए दोनों फार्मूला से भी लिखें, किससे लिखना चाहेंगे आप उसी से बनाइए, और ज्यादा अच्छा यह है पूरा जोड़ दीजिए आप। परिमाप बराबर x धन 3 धन x धन 3, ये पूरे जोड़ दीजिए सभी को, है ना, चारों भुजा का मान, या दुगुना कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दीजिए। कौन से तरीका अच्छा रहेगा आप लोग बताइए, ज्यादा, है ना। अगर भूल गए आप फार्मूले को तो ये ज्यादा अच्छा है, सभी भुजा को जोड़ दीजिए। तो अब देखते हैं x वाला x के साथ जुड़ेगा, x कितने बार है 1 2 3 4, है ना, जो 4 वाला है जो उसी के साथ योग होगा। अब जब सभी धनात्मक है तो उनको सोचना नहीं है, घटाने की बात सोचिए मत, सब धनात्मक है तो चाहे गुना की बात रहे चाहे ये जोड़ने की बात रहे, है ना। तो x 4 बार आया है तो गुणांक जुड़ता है। आप जानते हैं जब हम चर को जोड़ते हैं तो सिर्फ गुणांक जुड़ता है, घात कुछ चेंज नहीं होता। इसी प्रकार संख्याएं जो है वो कितनी है, 3 और 3, जो अचर है वो 3 और 3 कितना हो गया 6, है ना। x जो है कितने बार आया है 4 बार, तो 4x हो गया। तो ये हो गया परिमाप, इसके आधार पे जो माने हैं उसके आधार पे, जबकि दिया है ना, यहां लिखेंगे जबकि दिया है ना, परिमाप बराबर कितना दिया है ना 30 सेंटीमीटर दिया है। तो जब मान उसका दिया है तो तब क्या करते हैं आप, उनके दोनों बराबर होगा, 4x धन 6 बराबर 30 होगा, दोनों बराबर होगा, है ना, वही चीज है तो दोनों पक्षों में हम रख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर कोई फार्मूला दिया रहता है तो उसके हम मान के साथ तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। तो ये 4x धन 6 जो है हम माने हैं उसके आधार पर निकला है, लेकिन इसका मान दे दिया है, कितना है 30 है। ये परिमाप हम चर के पद्धति से निकाले हैं और उसका मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ये भी एक समीकरण का स्वरूप बन गया। देखिए यहां पर, अब देखिए करना क्या है आप लोग बताएंगे यहां पर, है ना, विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे। इस स्थिति में क्या करें, 4x धन 6 बराबर 30, है ना, 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं समीकरण हल करना, x का मान निकालना हमारा लक्ष्य है। तो क्या करें, हम पक्षांतर करते जाते हैं दूर से, पहले 6 पक्षांतर होगा फिर 4 पक्षांतर होगा, या अवधारणा में जाए तो दोनों पक्षों में 6 घटाएंगे, उसके बाद 6 कट गया, फिर दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान मिल जाएगा, है ना। ये भी है जो तरीका आप अपनाए, लेकिन आगे की क्लास में जाते हैं तो पक्षांतर की बात ही होती है, उसको अवधारणा को लंबा चौड़ा और नहीं लिखते, है ना। तो क्या करते हैं, पक्षांतर कर दीजिए। 4x बराबर, देखिए जब भी पक्षांतर आप करते हैं तो अपने पक्ष वाले को पहले लिखिए। देखिए पक्षांतर किसको करेंगे, x जो है एक प्रकार का हो गया x वाला, और 6 और 30 जो है एक टाइप का हो गया, अचर हो गया, तो 6 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन 6 वो ऋण 6 हो जाएगा, और 30 के साइड में चला जाएगा क्योंकि एक प्रकार की है, सजाती है कह सकते हैं,
है ना, सजाती है, उसको एक साइड में हम ले सकते हैं। चलिए अब देखिए 4x बराबर 30 में हम 6 घटाए 24 आया, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। अब पहले की तरह x का मान निकालना है तो 24 में किसका भाग देंगे, 4 का, क्योंकि यहाँ पर गुना है, पक्षांतर कर रहे हैं, और एक बार और हो गया पक्षांतर, तो कितने बार गया, 6 बार गया, 4 6 का 24। और x क्या है, x का जो मान मिला वो क्या है, चौड़ाई है। यहां लिखिए आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई, है ना, उसको x से माने तो x से जरूर एक बार लिखिए, है ना, लिख लीजिए x बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, इकाई किसमें है, सेंटीमीटर में, है ना। और इसलिए लंबाई क्या होगी, लंबाई 3 अधिक है ना, लंबाई कितने अधिक है, 3, x धन 3 बराबर, इंप्लाइज कर दीजिए यहाँ पर, इंप्लाइज बराबर x का मान 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, उसको ऐसे समझ सकते हैं, है ना। अब परिमाप चेक करके देख लो क्या 30 आता है ना, 2 बार लंबाई को जोड़ लो, 2 बार चौड़ाई को जोड़ लो, तो 9 और 6 15, 15 का दुगुना कर दो 30, है ना। तो क्या प्राप्त हुआ, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और लंबाई 9 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अभी भी हमारे पास है समय, अगला और उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट करना है या कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए। चलिए अगला प्रश्न है, अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है ना। अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है ना। प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसको लिखने के लिए हमारे पास मतलब थोड़ा समय लेगा वो। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु संबंधी हम कुछ और प्रश्न देखे थे, 2 प्रश्न देख चुके थे और ये प्रश्न नहीं देखे थे, है ना, इसलिए इसको हम ले रहे हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाना है। देखिए है ऐसे बोलता है ना, ध्यान दीजिए आप, है क्या बताता है, वर्तमान में है, उसको पकड़िए आप पहले, 2 गुनी है कि 3 गुनी है। पहले जो है कह रहा है वर्तमान में, या नहीं दिया है तो हम मानते हैं वर्तमान करके, है ना, वर्तमान पर पहले फोकस रहता है हमारा। ये लिखा है अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है ना। ये अनुपात है और आप लोग जानते हैं अनुपात क्या होता है, एक सरल गुणक होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि दूध और जो पानी है उसका अनुपात जो है 2:1 है, या 3:2 है, ऐसा बोल दिया मैं, है ना। दूध 3 है और पानी का 2 है, दूध और पानी का अनुपात। तो इसका मतलब ये हुआ मात्र 3 और 2 नहीं होगा, 3 लीटर 2 लीटर नहीं होगा, इसका कोई भी एक गुणक हो सकता है। जैसे अगर 20 से गुणा करें तो 20 या 60 और 20 दूने 40, है ना, 60 लीटर 40 लीटर ऐसा भी हो सकता है। मतलब अनुपात एक सरल गुणक होता है, मान एक्चुअल मान नहीं रहता, रेशियो को वह बताता है। और लेकिन एक्चुअल मान निकालने के लिए हम और आगे जाते हैं तब वो मिलता है, ठीक है। तो अब क्या हम कर लेते हैं, लेकिन इतना है कोई भी गुणक होगा उसमें, कोई न कोई संख्या का गुणा होगा उसी में, जो अनुपात है उसमें कोई न कोई संख्या का गुणा होगा, लेकिन जो गुणा अंश में होगा, है ना, एक पहले वाले अनुपात में होगा वो दूसरे में होगा। तो उस गुणा को हम क्या किससे कर लेते हैं, एक्स से। किससे कर लेते हैं, एक्स से। तो देखिए क्या मानते हैं इसको, माना कि अनुराग की वर्तमान आयु बराबर जितने अनुपात है 7:5, मतलब अनुराग का क्या होगा 7 और आकांक्षा का 5, तो उसी को हम 7x मान लेते हैं। वर्ष भी लिख सकते हैं चाहे तो, है ना, आयु जो है वर्ष में बताते हैं ज्यादातर, है ना। तो अनुराग की वर्तमान आयु 7x वर्ष हो गई, वर्तमान आयु जरूर लिखिए, है ना। और देखिए जो भी रेशियो दिया है, अनुपात दिया है वाला, प्रेजेंट वाला, उसी में x का गुना करेंगे, क्योंकि x जो है दूसरे में भी x गुना होगा, और x मतलब वो
उस गुणक को बताता है, उस संख्या को बताता है जिससे गुणा होगा, है ना। कितने का गुणा करें ताकि इसका एक्चुअल मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये अनुराग की वर्तमान आयु हो गया। अब इसी प्रकार आकांक्षा की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, 7:5 है तो 5x हो जाएगी। चलिए, वर्तमान आयु तो हमको कुछ पता चल गया, अनुपात में था, उसका एक्चुअल मान मिल गया हमको, चर के रूप में मिल गया, बीजी रूप में मिल गया, 7x और 5x। अब देखिए अगला, 6 वर्ष बाद, मैं पहले भी बता चुका हूं, बाद या पश्चात ऐसा शब्द आता है, मतलब आने वाले समय को बताता है, और आने वाले समय में जुड़ेगा। हमारा भी आयु अगर जितने वर्ष है अभी, उसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा। 6 वर्ष बाद मतलब घटाने की बात ही नहीं है। पूर्व या पहले अगर कह रहे हैं प्रश्न में, है ना, तो घटाइए। या बाद और पश्चात बोल रहा है, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां एक कंडीशन लिख लिए, 6 वर्ष बाद, है ना, अनुराग की आयु, अनुराग की आयु जितना भी है उसमें 6 जुड़ेगा, है ना, गुना नहीं करना है, ध्यान दीजिए, है ना, 6 गुना नहीं होगा। कितना जुड़ जाएगा, 6। ये देखिए, पहला उसका वर्तमान आयु क्या माने हैं, अनुपात से 7:5 था, उसी को हम 7x और 5x माने हैं, तो वही 7x में 6 को जोड़ दिए, क्योंकि आने वाला 6 वर्ष में अनुराग की आयु 6 साल का वृद्धि हो जाएगा, सभी की आयु बढ़ जाता है इसमें, है ना, आने वाले साल है मतलब। फिर आकांक्षा की क्या हो जाएगी, आकांक्षा की आयु, इसमें 6 घटा देंगे, क्या करेंगे, है ना, इसमें 6 इसमें भी जुड़ेगा, है ना, सभी में जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा। ये हो गया आने वाले 6 साल बाद की कंडीशन है, दोनों के आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन, 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। 6 तो जोड़ते हैं, लेकिन जो अभी अनुपात है, अभी क्या है अनुपात दोनों का प्रेजेंट में, 7:5, लेकिन 6 साल बाद 5:4 हो जाता है। अब देखिए 5:4, तो लिखेंगे कैसे, यहां पर प्रश्नानुसार, अनुपात का मतलब होता है बटा, भाग देके लिखेंगे। देखिए, अनुराग की आयु बटा आकांक्षा की आयु, मतलब ये एक बार अनुपात करके लिख सकते हैं, है ना। अनुराग की आयु, अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से ऐसे बनाते हैं, उसके बाद ये दूसरे को लिख सकते हैं, या बटा लिखो, मतलब वही है ना। अनुराग की आयु और आकांक्षा की आयु का अनुपात कितने साल बाद, 6 साल बाद, मतलब ये वाला आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है, उसी को लिखते हैं 5/4। अब ये हमारा समीकरण बन गया, सरल सा समीकरण। इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं, 7वीं में भी इसका अध्ययन करते हैं और 6वीं में भी करते हैं, है ना। समीकरण हो गया, और समीकरण में क्या होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ऐसे बराबर का चिन्ह रहे दो भिन्नों के बीच, तो सिर्फ तिर्यक गुना करेंगे, है ना। 4 का गुना किसके साथ होगा, 7x धन 6 के साथ होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे बीच में, और 5 का गुना हो जाएगा, किससे होगा, 5x धन 6 के साथ होगा। अब देखिए गुना कर दीजिए, कोष्टक खोल के, कोष्टक हटाने पर बोलते हैं 4 का गुना 7x से भी होगा, धन 4 का गुना 6 से भी होगा, 5 का गुना 5x से भी होगा, धन 5 का गुना 6 से भी होगा, है ना। गुना जब करते हैं, गुना का पहले प्रोसेस है, आप लोग इसके बारे में देख चुके हैं, तो गुना कर दीजिए, 7 चौक 28x, 4 से का 24 हो गया, 5 पंचे 25x, धन 5 से का 30। अब देखिए सजाती को एक साइड में ले आओ, जैसे x वाला है, ये x वाला है, तो x वाले को लेफ्ट में ले आओ, जहां x तो नहीं है, अचर 30 है और 24 है, उसको दूसरे साइड ले जाओ, और ऐसा करने से क्या होगा, पक्षांतर करने से चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा, 28x के साइड में हम 25x को लाएंगे, है ना, और 30 के साइड में 24 को ले जाएंगे, तो ऋणात्मक, देखिए दोनों का चिन्ह बदला, 25x धनात्मक है, ऋणात्मक हो गया, 24 धनात्मक है, दूसरे साइड में गया तो ऋणात्मक हो गया। अलग अलग चिन्ह है, यहां पर भी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, घटाएंगे, 28x में 25x घटाएंगे तो 3x आएगा, और 30 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो x बराबर, देखिए हम बताए ना पहले भी, समीकरण जैसे हल करते हैं तो किसका मान निकालते हैं, चर का मान निकालते हैं। तो 6 के साइड में 3 को ले जाते हैं, तो 6/3 बराबर 3 दूने 6, 2 आया। अब x जो है किसी के आयु नहीं है,
वो उसके अनुपात में गुणक है, आयु नहीं है, वो x का मान है। अब निकाल लीजिए यहां पर, चलिए मैं ये वाला दूसरे वाले को मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए यहां पर अनुराग की आयु, अनुराग की आयु या वर्तमान आयु कह सकते हैं, कितना है 7x। अब x का मान मिल गया है, कितना है 2, तो 7 गुना, देखिए यहां पर गुना है, ध्यान दीजिए, है ना। 7x का मतलब जोड़ेंगे नहीं, गुना करेंगे। 7 गुना 2 बराबर 7 दूने 14 वर्ष। और आकांक्षा की आयु कितना है 5x है, तो 5x एक बार लिख लीजिए, फिर 5 गुना 2 लिख लीजिए, 5 दूने 10 वर्ष। ये इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अनुराग की आयु 14 वर्ष, आकांक्षा की आयु 10 वर्ष। क्या यह 7:5 के में अनुपात में है? तो भाग करके आप देख लीजिए, 14/10, 2 से भाग जाता है, 2 से 14, 2 पंचे 10, 7:5 में है। क्या 6 साल बाद अनुपात 5:4 हो जाएगा? तो 6 जोड़ दीजिए दोनों में, 14 का 20 हो जाएगा और 10 का 16 हो जाएगा। तो 20/16 मतलब किससे भाग जा रहा है? 4 से जा रहा है। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5:4। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला और देखते हैं। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिए, हमारे पास 7 मिनट का समय है, एक प्रश्न तो हो ही जाएगा। ये देखिए अगर जो भी प्रश्न है तो आप लोग कॉल करके भी पर्सनल पूछ सकते हैं, किसी को डाउट हो तो, है ना। और यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, है ना। ये 8वीं का प्रश्न है। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, है ना। किसके पास ज्यादा आम थे, नीरज के पास कि मयंक के पास? नीरज के पास मयंक से 3 गुने थे, मतलब मयंक के पास कम था, नीरज के पास 3 गुना था उनसे, है ना। तो जिसका कम है उसको मान लीजिए। माना कि मयंक के पास, माना कि मयंक के पास x आम थे, है ना। 5 तक की घटना है, x आम थे, है ना। क्यों, किसको x मानेंगे? जो कम रहता है। देखिए नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, मयंक के पास जो है वो आम है वो कम था, उससे 3 गुना नीरज के पास था, इसलिए नीरज के पास आम, इसलिए मत लिखिए एवं नीरज के पास आम, नीरज के पास आम बराबर करके भी लिख सकते हैं 3 गुना x बराबर 3x, है ना। ये इतने थे पहले। अब क्या हुआ, मयंक को 8 आम दे दिया गया और नीरज को 6 आम दे दिया गया, है ना। तो दोनों के अनुपात, मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है। चलिए तो यहां पर लिख सकते हैं, किसको 8 आम दिए? मयंक को, है। मयंक को 8 आम देने पर, अब देंगे तो क्या होगा, 8 गुना तो नहीं होगा, 8 जुड़ जाएगा। तो यहां पर दिमाग लगाना है, 8 आम दिए तो क्या होगा, जो जितने थे उसमें 8 जुड़ेंगे, है ना। तो देने पर आम की संख्या, है ना, आम की संख्या बराबर x धन 8, ठीक है। मयंक को 8 आम देने पर, और लिखा है नीरज को 6 आम देने पर, है ना। नीरज को 6 आम देने पर इसकी आम की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। पहले कितने थे, 3x थे नीरज के पास आम, अब इसको कितने दिए, 6 दिए। ध्यान दीजिए 8 मयंक को दे रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3x धन 6। अब देखिए जब ऐसा करते हैं, है ना, मयंक को 8 दे देते हैं और नीरज को 6 आम दे देते हैं, तो इसके आम का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। बताइए कि इनके पास कितने कितने आम थे, ठीक है। तो यहां पूछा गया है, ये एक चीज आप लोग ध्यान देना, मयंक और नीरज के आम का अनुपात, अगर इसी को लिख देते नीरज और मयंक के आम का अनुपात,
है ना, तो चेंज हो जाता। देखिए रिमाइंडर आ गया है और समय हमारे पास 5 मिनट है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे मयंक और नीरज के आम का अनुपात, ये लिखा है ना प्रश्न में। तो ये अनुपात में ध्यान देना, किसका क्रम पहले, मयंक का पहले। तो मयंक का क्या है, x धन 8 देने पर 1:2 हो जाता है ना, पहले नहीं देने के बाद। तो देने के बाद 1 धन 8 हो गया मयंक का और 3x धन 6 हो गया नीरज का। तो क्या हो जाता है 1:2, मतलब तिर्यक गुणा करते हैं, 2 का गुणा x धन 8 से, और 1 से कोई संख्या को गुणा करते हैं तो ज्यों त्यों आता है, तो वहां पर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 से इसको करेंगे तो, है ना। तो 2 से करते हैं, 2 गुणा x, 2x धन 2 8 16 बराबर 3x धन 6, है ना। पक्षांतर कीजिए, सजाती को एक साइड ले आइए, विजाती को दूसरे साइड ले जाइए। अब ऐसा लग रहा है 3x से बड़ी है तो उधर ले जाइए, जिधर भी ले जाएं। चलिए 2x के साइड में हम 3x को लाते हैं, 3x धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और 6 के साइड में 16 को ले जाते हैं। देखिए पक्षांतर से क्या हुआ, 2x के साइड में क्या ले गए 3x, है ना, सजाती एक साइड, तो 3x से ऋणात्मक हो गया, ऋण हो गया। 6 के साइड में क्या ले गए 16 को ले गए, तो ये भी ऋणात्मक हो गया। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटा दीजिए, 3x में 2x से घटाएंगे तो x आएगा, है ना। 1x मतलब x, है ना, 1x मतलब x। अब बड़ी कौन सी है, 3 बड़ी की 2, 3 बड़ी है तो ऋण लिखेंगे, है ना, घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। और 16 में 6 घटाएंगे तो 10, वो भी ऋण 10, ये भी बड़ी है, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ गया 10। अब बताइए मयंक के पास कितने आम थे, तो यहां लिखेंगे मयंक के पास 10 आम थे, है ना। x बराबर लिख दीजिए, x बराबर 10 आम थे, है ना। और नीरज के पास इसके 3 गुने, नीरज के पास बराबर 3 गुना x बराबर 3 गुना 10 बराबर 30 आम थे, है ना। देखिए मयंक के पास 10 आम थे और नीरज के पास 30 आम थे। तो इस प्रकार से आप छोटे को, जो भी छोटी इकाई है उसको x मान के आप हल कर सकते हैं, है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और 4 प्रश्न 50 मिनट में, 10 मिनट लेट हो जाता है स्टार्ट करने में, है ना। और अगर शुरू से किए होते तो और कवर हो जाता। कंटिन्यू हमारा क्लास जो है चलता रहेगा, बच्चों को जोड़ने में आप लोग सहयोग प्रदान करें। और आज बच्चे लोग भी कुछ और जुड़े हैं, जो जिसके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, और हमारे सर लोग भी जुड़े हैं, आदरणीय सर लोग भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।